नमस्कार साहित्य प्रेमियों, आपका स्वागत है साहित्य सागर चैनल में। आज हम लेकर आए हैं मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी। तिरसुल अंधेरी रात है, मूसलाधार पानी बरस रहा है, खिड़कियों पर पानी के थप्पड़ लग रहे हैं। कमरे की रोशनी खिड़की से बाहर जाती है तो पानी की बड़ी बड़ी बूंदें तीरों की तरह नोकदार, लंबी, मोटी गिरती हुई नजर आ जाती हैं। इस वक्त अगर घर में आग भी लग जाए तो शायद मैं बाहर निकलने की हिम्मत न करूं। लेकिन एक दिन जब ऐसी ही अंधेरी भयानक रात के वक्त मैं मैदान में बंदूक लिए पहरा दे रहा था, उसे आज 30 साल वह फौजी जिंदगी कितने मजे से गुजरती थी। मेरी जिंदगी की सबसे मीठी, सबसे सुहानी यादगारें उसी जमाने से जुड़ी हुई हैं। आज मुझे इस अंधेरी कोठरी में अखबारों के लिए लेख लिखते देखकर कौन समझेगा कि इस नीमजान, झुकी हुई कमर वाले खस्ता हाल आदमी में भी कभी हौसला और हिम्मत और जोश का दरिया लहरें मारता था। क्या क्या दोस्त थे जिनके चेहरों पर हमेशा मुस्कुराहट नाचती रहती थी। शेरदिल राम सिंह और मीठे गले वाले देवीदास की याद क्या कभी दिल से मिट सकती है। वह अदन, वह बसरा, वह मिस्टर बस आज मेरे लिए सपने हैं। यथार्थ है तो यह तंग कमरा और अखबार का दफ्तर। हाँ, ऐसी ही अंधेरी, डरावनी, सुनसान रात थी। मैं बारक के सामने बरसाती पहने हुए खड़ा मैगजीन का पहरा दे रहा था। कंधे पर भरा हुआ राइफल था। बारक से 2-4 सिपाहियों के गाने की आवाजें आ रही थीं। रह रहकर जब बिजली चमक जाती थी तो सामने के ऊंचे पहाड़ और दरख्त और नीचे का हरा भरा मैदान इस तरह नजर आ जाते थे जैसे किसी बच्चे की बड़ी बड़ी काली भोली पुतलियों में खुशी की झलक नजर आ जाती है। धीरे धीरे बारिश ने तूफानी सूरत अख्तियार की। अंधकार और भी अंधेरा, बादल की गर्ज और भी डरावनी और बिजली की चमक और भी तेज हो गई। मालूम होता था प्रकृति अपनी सारी शक्ति से जमीन को तबाह कर देगी। यकायक मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मेरे सामने से किसी चीज की परछाई सी निकल गई। पहले तो मुझे ख्याल हुआ कि कोई जंगली जानवर होगा, लेकिन बिजली की एक चमक ने यह ख्याल दूर कर दिया। वह कोई आदमी था जो बदन को चुराए पानी में भिगता हुआ एक तरफ जा रहा था। मुझे हैरत हुई कि इस मूल साधार वर्षा में कौन आदमी बारक से निकल सकता है और क्यों। मुझे अब उसके आदमी होने में कोई संदेह न था। मैंने बंदूक संभाल ली और फौजी कायदे के मुताबिक पुकारा, हाल्ट, हु कम्स देयर? फिर भी कोई जवाब नहीं। कायदे के मुताबिक तीसरी बार ललकारने पर अगर जवाब न मिले तो मुझे बंदूक दाग देनी चाहिए थी। इसलिए मैंने बंदूक हाथ में लेर खूब जोर से कड़क कर कहा, हाल्ट, हु कम्स देयर? जवाब तो अब की भी न मिला, मगर वह परछाई मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। अब मुझे मालूम हुआ कि वह मर्द नहीं औरत है। इसके पहले कि मैं कोई सवाल करूं उसने कहा, संतरी, खुदा के लिए चुप रहो, मैं हूं लुइसा। मेरी हैरत की कोई हद न रही। अब मैंने उस पहचान लिया। वह हमारे कमांडिंग अफसर की बेटी लुइसा ही थी। मगर इस वक्त इस मूसलाधार में और इस घटाटोप अंधेरे में वह कहाँ जा रही है? बारक में 1000 जवान मौजूद थे जो उसका हुक्म पूरा कर सकते थे। फिर वह नाजुक बदन औरत इस वक्त क्यों निकली और कहाँ के लिए निकली? मैंने आदेश के स्वर में पूछा, तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो? लुइसा ने विनती के स्वर में कहा, माफ करो संतरी, यह मैं नहीं बताती और तुमसे प्रार्थना करती हूँ यह बात किसी से न कहना। मैं हमेशा तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। यह कहते कहते उसकी आवाज इस तरह कांपने लगी जैसे किसी पानी से भरे हुए बर्तन की आवाज। मैंने उसी सिपाहियाना अंदाज में कहा, यह कैसे हो सकता है? मैं फौज का एक अदना सिपाही हूँ, मुझे इतना अख्तियार नहीं। मैं कायदे के मुताबिक आपको अपने सार्जेंट के सामने ले जाने के लिए मजबूर हूँ। लेकिन क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारे कमांडिंग अफसर की लड़की हूं? मैंने जरा हंसकर जवाब दिया, अगर मैं इस वक्त कमांडिंग अफसर साहब को भी ऐसी हालत में देखूं तो उनके साथ भी मुझे यही सख्ती करनी पड़ती। कायदा सबके लिए एक सा है और एक सिपाही को किसी हालत में उसे तोड़ने का अख्तियार नहीं है। यह निर्दय उत्तर पाकर उसने करुणा स्वर में पूछा, तो फिर क्या तदबीर है? मुझे उस पर रहम तो आ रहा था, लेकिन कायदों की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। मुझे नतीजे का जरा भी डर न था। कोर्ट मार्शल या तंजुली या और कोई सजा मेरे ध्यान में न थी। मेरा अंतकरण भी साफ था, लेकिन कायदे को कैसे तोड़ूं? इसी हैस बैस में खड़ा था कि लुइसा ने एक कदम बढ़कर मेरा हाथ पकड़ लिया और निहायत पुरदर्द बेचैनी के लहाजे में बोली, तो फिर मैं क्या करूं? ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसका दिल पिघला जा रहा हो। मैं महसूस कर रहा था कि उसका हाथ कांप रहा था। एक बार जी में आया जाने दूं। प्रेमी के संदेश या अपने वचन की रक्षा के सिवा और कौन सी शक्ति इस हालत में उसे घर से निकलने मजबूर करती? फिर मैं क्यों किसी की मोहब्बत की राह का कांटा बनूं? लेकिन कायदे ने फिर जबान पकड़ ली।
मैंने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश न करके मुंह फेर कर कहा, और कोई तदबीर नहीं है। मेरा जवाब सुनकर उसकी पकड़ ढीली पड़ गई कि जैसे शरीर में जान न हो, पर उसने अपना हाथ हटाया नहीं। मेरे हाथ को पकड़े हुए गिड़गिड़ा कर बोली, संतरी, मुझ पर रहम करो। खुदा के लिए मुझ पर रहम करो, मेरी इज्जत खाक में मत मिलाओ। मैं बड़ी बदनसीब हूं। मेरे हाथ पर आंसुओं के कई गर्म कतरे टपक पड़े। मूसलाधार बारिश का मुझ पर जर्रा भर भी असर न हुआ था, लेकिन इन चंद बूंदों ने मुझे सर से पांव तक हिला दिया। मैं बड़े पसोपेश में पड़ गया। एक तरफ कायदे और कर्ज की आहनी दीवार थी, दूसरी तरफ एक सुकुमार युवती की विनती भरा आग्रह। मैं जानता था अगर उसे सार्जेंट के सिपुर्द कर दूंगा तो सवेरा होते ही सारे बटालियन में खबर फैल जाएगी, कोर्ट मार्शल होगा। कमांडिंग अफसर की लड़की पर भी फौज का लॉ कानून कोई रियायत न कर सकेगा। उसके बेरहम हाथ उस पर भी बेदर्दी से उठेंगे, खासकर लड़ाई के जमाने में। और अगर इसे छोड़ दूं तो इतनी ही बेदर्दी से कानून मेरे साथ पेश आएगा। जिंदगी खाक में मिल जाएगी। कौन जाने कल जिंदा भी रहूं या नहीं, कम से कम तनज्जुली तो होगी ही। भेद छिपा भी रहे तो क्या मेरी अंतरात्मा मुझे सदा न धिक्कारेगी? क्या मैं फिर किसी के सामने इसी दिलेर ढंग से ताक सकूंगा? क्या मेरे दिल में हमेशा एक चोर सा न समाया रहेगा? लुईसा बोल उठी, संती। विनती का एक शब्द भी उसके मुंह से न निकला। वह अब निराशा की उस सीमा पर पहुंच चुकी थी जब आदमी की वाक्शक्ति अकेले शब्दों तक सीमित हो जाती है। मैंने सहानुभूति के स्वर में कहा, बड़ी मुश्किल मामला है। संतरी, मेरी इज्जत बचा लो। मेरे सामर्थ्य में जो कुछ है वह तुम्हारे लिए करने को तैयार हूं। मैंने स्वाभिमान पूर्वक कहा, मिस लुईसा, मुझे लालच न दीजिए, मैं लालची नहीं हूं। मैं सिर्फ इसलिए मजबूर हूं कि फौजी कानून को तोड़ना एक सिपाही के लिए दुनिया में सबसे बड़ा जुर्म है। क्या एक लड़की के सम्मान की रक्षा करना नैतिक कानून नहीं है? क्या फौजी कानून नैतिक कानून से भी बड़ा है? लुईसा ने जरा जोश में भरकर कहा। इस सवाल का मेरे पास क्या जवाब था? मुझसे कोई जवाब न बन पड़ा। फौजी कानून अस्थायी, परिवर्तनशील होता है, परिवेश के अधीन होता है। नैतिक कानून अटल और सनातन होता है, परिवेश से ऊपर। मैंने कायल होकर कहा, जाओ मिस लुईसा, तुम अब आजाद हो। तुमने मुझे लाजवाब कर दिया। मैं फौजी कानून तोड़कर इस नैतिक कर्तव्य को पूरा करूंगा। मगर तुमसे केवल वही प्रार्थना है कि आगे फिर कभी किसी सिपाही को नैतिक कर्तव्य का उपदेश न देना, क्योंकि फौजी कानून है। फौज किसी नैतिक, आत्मिक या ईश्वरीय कानून की परवाह नहीं करता। लुईसा ने फिर मेरा हाथ पकड़ लिया और एहसान में डूबे हुए लहजे में बोली, संतरी, भगवान तुम्हें इसका फल दे। मगर फौरन उसे संदेह हुआ कि शायद यह सिपाही आइंदा किसी मौके पर यह भेद न खोल दे। इसलिए अपने और भी इत्मीनान के ख्याल से उसने कहा, मेरी आबरू अब तुम्हारे हाथ है। मैंने विश्वास दिलाने वाले ढंग से कहा, मेरी ओर से आप बिल्कुल इत्मीनान रखिए। कभी किसी से नहीं कहोगे ना? कभी नहीं, कभी नहीं। हाँ जीते जी, कभी नहीं। अब मुझे इत्मीनान हो गया संतरी। लुईसा तुम्हारी इस नेकी और एहसान को मौत की गोद में जाते वक्त भी न भूलेगी। तुम जहां रहोगे, तुम्हारी ये बहन तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना करती रहेगी। जिस वक्त तुम्हें कभी जरूरत हो, मेरी याद करना। लुईसा दुनिया के उस पर्द पर होगी, तब भी तुम्हारी खिदमत के लिए हाजिर होगी। वह आज से तुम्हें अपना भाई समझती है। सिपाही की जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं जब उसे खिदमत करने वाली बहन की जरूरत होती है। भगवान न करे तुम्हारी जिंदगी में ऐसा मौका आए, लेकिन अगर आए तो लुईसा अपना फर्ज अदा करने में कभी पीछे न रहेगी। क्या मैं अपने नेकमिजाज भाई का नाम पूछ सकती हूँ? बिजली एक बार चमक उठी। मैंने देखा लुईसा की आंखों में आंसू भरे हुए हैं। बोला, लुईसा, इन हौसला बढ़ाने वाली बातों के लिए मैं तुम्हारा हृदय से कृतज्ञ हूं, लेकिन मैं जो कुछ कर रहा हूं वह नैतिकता और हमदर्दी के नाते कर रहा हूं। किसी इनाम की मुझे इच्छा नहीं है। मेरा नाम पूछकर क्या करेगी? लुईसा ने शिकायत के स्वर में कहा, क्या बहन के लिए भाई का नाम पूछना भी फौजी कानून के खिलाफ है? इन शब्द में कुछ ऐसी सच्चाई, कुछ ऐसा प्रेम, कुछ ऐसा अपनापन भरा हुआ था कि मेरी आंखों में बरबस आंसू भर आए। बोला, नहीं लुईसा, मैं तो सिर्फ यही चाहता हूं कि इस भाई जैसे सलूक में स्वार्थ की छाया भी न रहने पाए। मेरा नाम श्रीनाथ सिंह है। लुईसा ने कृतज्ञता व्यक्त करने के तौर पर मेरा हाथ धीरे से दबाया और थैंक्स कहकर चली गई। अंधेरे के कारण बिल्कुल नजर न आया कि गुण न आया कि वह कहां गई, और न पूछना ही उचित था। मैं वहीं खड़ा खड़ा इस अचानक मुलाकात के पहलुओं को सोचता रहा।
कमांडिंग अफसर की बेटी क्या एक मामूली सिपाही को, और वह भी जो काल आदमी हो, कुत्ते से बदत्तर नहीं समझती? मगर वही औरत आज मेरे साथ भाई का रिश्ता कायम करके फूली नहीं समाती थी। इसके बाद कई साल बीत गए। दुनिया में कितनी ही क्रांतियां हो गई। रूस की जारशाही मिट गई। जर्मन को कैसर दुनिया के स्टेज से हमेशा के लिए विदा हो गया। प्रातंत्र की एक शताब्दी में जितना उन्नति हुई थी, उतनी इन थोड़े से सालों में हो गई। मेरे जीवन में भी कितने ही परिवर्तन हुए। एक टांग युद्ध के देवता की भेंट हो गई, वह मामूली से लेफ्टिनेंट हो गया। एक दिन फिर ऐसी चमक और गर्ज की रात थी। मैं क्वार्टर में बैठ हुआ कप्तान नाक्स और लेफ्टिनेंट डॉक्टर चंद्र सिंह से इसी घटना की चर्चा कर रहा था जो 10-12 साल पहले हुई थी। सिर्फ लुइसा का नाम छिपा रखा था। कप्तान नाक्स को इस चर्चा में असाधारण आनंद आ रहा था। वह बार बार एक एक बात पूछता और घटनाक्रम मिलाने के लिए दोबारा पूछता था। जब मैंने आखिर में कहा कि उस दिन भी ऐसा ही अंधेरी रात थी, ऐसी ही मूसलाधार बारिश हो रही थी और यही वक्त था, तो नाक्स अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और बहुत उद्विग्न होकर बोला, क्या उस औरत का नाम लुइसा तो नहीं था? मैंने आश्चर्य से कहा, आपको उसका नाम कैसे मालूम हुआ? मैंने तो नहीं बतलाया, पर नाक्स की आंखों में आंसू भर आए। सिसकियां लेकर बोले, यह सब आपको ही मालूम हो जाएगा। पहले यह बतलाया कि आपका नाम श्रीनाथ सिंह है या चौधरी। मैंने कहा, मेरा नाम श्रीनाथ सिंह है। अब लोग मुझे सिर्फ चौधरी कहते हैं, लेकिन उस वक्त चौधरी का नाम से मुझे कोई न जानता था। लोग श्रीनाथ कहते थे। कप्तान नाक्स अपनी कुर्सी खींचकर मेरे पास आ गए और बोले, तब तो आप मेरे पुराने दोस्त निकाल। मुझे अब तब नाम के बदल जाने से धोखा हो रहा, वरना आपका नाम तो मुझे खूब याद है। हाँ, ऐसा याद है कि शायद मैं अब तक भी न भूलूं, क्योंकि ये उसकी आखिर वसीयत है। ये कहते कहते नाक्स खामोश हो गए और आंखें बंद करके सर मेज पर रख लिया। मेरा आश्चर्य हर क्षण बढ़ता जा रहा था और लेफ्टिनेंट डा चंद्र सिंह भी सवाल भरी नजरों से एक बार मेरी तरफ और दूसरी बार कप्तान नाक्स के चेहरे की तरफ देख रहे थे। 2 मिनट तक खामोश रहने के बाद कप्तान नाक्स ने सर उठाया और एक लंबी सांस लेकर बोले, क्यों लेफ्टिनेंट चौधरी, तुम्हें याद है एक बार एक अंग्रेज सिपाही ने तुम्हें बुरी गाली दी थी? मैंने कहा, हाँ खूब याद है। वह कारपोरल था, मन उसका शिकायत कर दी थी और उसका कोर्ट मार्शल हुआ था। वह कारपोल के पद से गिरकर मामूली सिपाही बना दिया गया था। हाँ, उसका नाम भी याद आ गया, क्रिप या क्रुप। कप्तान नाक्स ने बात काटते हुए कहा, किपिन। उसकी और मेरी सूरत में आपको कुछ मेल दिखाई पड़ता है। मैं ही वह किरपिन हूं। मेरा नाम सी नाक्स है, किरपिन नाक्स। जिस तरह उन दिनों आपको लोग श्रीनाथ कहते थे, उसी तरह मुझे भी किरपिन कहा करते थे। अब जो मैंने गौर नाक्स की तरफ देखा तो पहचाना गया। बेशक मैं आश्चर्य से उसकी ओर ताकने लगा। लुइसा से उसका क्या संबंध हो सकता है, ये मेरी समझ में उस वक्त भी ना आया। कप्तान नाक्स बोले, आज मुझे सारी कहानी कहनी पड़ेगी। लेफ्टिनेंट चौधरी, तुम्हारी वजह से जब मैं कारपोल से मामूली सिपाही बनाया गया और जिल्लत भी कुछ कमन हुई, तो मेरे दिल में ईर्ष्या और प्रतिशोध की लपटें सी उठने लगीं। मैं हमेशा इसी फिक्र में रहता था कि किस तरह तुम्हें जलील करूं, किस तरह अपनी जिल्लत का बदला लूं। मैं तुम्हारी एक एक हरकत को, एक एक बात को बड़ुनने वाली नजरों से देखा करता था। इन 10-12 सालों में तुम्हारी सूरत बहुत कुछ बदल गई, मेरी निगाहों में भी कुछ फर्क आ गया है, जिसके कारण मैं तुम्हें पहचान सका। लेकिन उस वक्त तुम्हारी सूरत हमेशा मेरी आंखों के सामने रहती थी। उस वक्त मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी तमन्नाएं ही थी कि किसी तरह तुम्हें भी नीचे गिराऊं। अगर मुझे मौका मिलता तो शायद मैं तुम्हारी जान लेने से भी बाजना। नाक्स से फिर खामोश हो गए। मैं और डॉक्टर चंद्र सिंह हटक कटकी लगाए कप्तान नाक्स की तरफ देख रहे थे। नाक्स ने फिर अपनी दास्तान शुरू की। उस दिन रात को जब लुइसा तुमसे बातें कर रही थी, मैं अपने कमरे में बैठा हुआ तुम्हें दूर से देख रहा था। मुझे उस वक्त मालूम था कि वह लुइसा है। मैं सिर्फ यह देख रहा था कि तुम पहरा देते वक्त किसी औरत का हाथ पकड़े उससे बातें कर रहे हो। उस वक्त मुझे जितनी पाजीपन से भरी हुई खुशी हुई, वह बयान नहीं कर सकता। मैंने सोचा, अब इसे जलील करूंगा। बहुत दिनों के बाद बच्चा फंसे हैं, अब किसी तरह न छोड़ूंगा। यह फैसला करके मैं कमरे से निकाला और पानी में भीगता हुआ तुम्हारी तरफ चला। लेकिन जब तक मैं तुम्हारे पास पहुंचूं, लुइसा चली गई थी। मजबूर होकर मैं अपने कमरे लौट आया, लेकिन फिर भी निराश न था। मैं जानता था कि तुम झूठ न बोलोगे और जब मैं कमांडिंग अफसर से तुम्हारी शिकायत करूंगा तो तुम अपना कसूर मान लोगे। मेरे दिल की आग बुझाने के लिए इतना इत्मीनान काफी था। मेरी आरजू पूरी होने में अब कोई संदेह न था। मैंने मुस्कुराकर कहा, लेकिन आपने मेरी शिकायत तो नहीं की। क्या बाद को रहम आ गया?
नाक्सा ने जवाब दिया, जी। रहम किस मरदूद को आता था। शिकायत न करने का दूसरा ही कारण था। सवेरा होते ही मैंने सबसे पहला काम यही किया कि सीधे कामडिंग अफसर के पास पहुंचा। तुम्हें याद होगा, मैं उनके बड़े बेटे राजर्स को घुड़सवारी सिखाया करता था, इसलिए वहां जाने में किसी किस्म की झिझक या रुकावट न हुई। जब मैं पहुंचा था, राजर्स ने कहा, आज इतनी जल्दी क्यों खिरपिन? अभी तो वक्त नहीं हुआ। आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। मैंने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, हाँ मालूम है, मगर तुमने उसे गाली दी थी। मैंने किसी कदर झेन पते हुए कहा, मैंने गाली नहीं दी थी, सिर्फ ब्लडी कहा था। सिपाहियों में इस तरह की बदजबानी बदजबानी एक आम बात है, मगर एक राजपूत ने मेरी शिकंगी न जुर्म में पकड़ लिया है। खुदा ने चाहा तो कल उसका भी कोर्ट मार्शल होगा। मैंने आज रात को उसे एक औरत से बातें कर देखा है। बिल्कुल उस वक्त जब वह ड्यूटी पर था। वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता, इतना कमीनानी है। लुइसा के चेहरे का रंग का खुद हो गया। अजीब पागलपन से मेरी तरफ देखे कर बोली, तुमने और क्या देखा? मैंने कहा, जितना मैंने देखा है उतना उस राजपूत को जलील करने के लिए काफी है। जरूर उसकी किसी से आशानाई है, और वह औरत हिंदुस्तानी नहीं, कोई यूरोपियन लेडी है। मैं कसम खा सकता हूं, दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े बिल्कुल उसी तरह बातें कर रहे थे जैसे प्रेमी प्रेमिका किया करते हैं। लुइसा के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। चौधरी, मैं कितना कमीना हूं इसका अंदाजा तुम खुद कर सकते हो। मैं चाहता हूं तुम मुझे कमीना कहो, मुझे धिक्कारो। मैं दरिंदे वहशी से भी ज्यादा बेरहम हूं, काले सांप से भी ज्यादा जहरीला हूं। वह खड़ी दीवार की तरफ ताक रही थी कि इसी बीच राजर्स का कोई दोस्त आ गया। वह उसके साथ चला गया। लुइसा मेरे साथ अकेली रह गई तो उसने मेरी ओर प्रार्थना भरी आंखों से देखा, किरपिन, तुम उस राजपूत सिपाही की शिकायत मत करना। मैंने ताजुब से पूछा, क्यों? लुइसा ने सर झुकाकर कहा, इसलिए कि जिस औरत को तुमने उसके साथ बातें करते देखा वह मैं ही था। मैंने और भी चकित होकर कहा, तो क्या तुम उसे? लुइसा ने बात काट कर कहा, चुप, वह मेरा भाई है। बात यह है कि मैं कल रात को एक जगह जा रही थी, तुमसे छिपाऊंगी नहीं। किरपिन, जिसको मैं दिलोजान से ज्यादा चाहती हूं, उससे रात को मिलने का वादा था। वह मेरा इंतजार में पहाड़ के दामन में खड़ा था। अगर मैं जाती तो उसकी कितनी दिल शिकनी होती। मैं जो ही मैगजीन के पास पहुंची, उस राजपूत सिपाही ने मुझे टोंक दिया। वह मुझे फौजी कायदे के मुताबिक सार्जेंट के पास ले जाना चाहता था, लेकिन मेरे बहुत अनुनय विनय करने पर मेरी लाज रखने के लिए फौजी कानून तोड़ने को तैयार हो गया। सोचो, उसने आनंद से कितनी बड़ी जिम्मेदारी ली। मैंने उसे अपना भाई कहक पुकार है, और उसने भी मुझे बहन कहा है। सोचो, अगर तुम उसकी शिकायत करोगे तो उसकी क्या हालत होगी। वह नाम न बतलाएगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। अगर उसके गले पर तलवार भी रख दी जाएगी तो भी वह मेरा नाम न बताएगा। मैं नहीं चाहती कि एक नेक काम करने का उसे यही नाम मिले। तुम उसकी शिकायत हरगिज मत करना, तुमसे यही मेरी प्रार्थना है। मैं निर्दय कठोरता से कहा, उसने मेरी शिकायत करके मुझे जलील किया है। ऐसा अच्छा मौका पाकर मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता। जब तुमको यकीन है कि वह तुम्हारा नाम नहीं बताएगा, तो फिर उसे जहन्नुम में जाने दो। लुइसा ने मेरी तरफ घृणापूर्वक देखकर कह, चुप रहो किरपिन, ऐसी बातें मुझसे ना करो। मैं इसे कभी गवारा न करूंगी कि मेरी इज्जत आबरू के लिए उसे जिल्लत और बदनामी का निशान बनना पड़े। अगर तुम मेरी न मानोगे तो मैं सच कहती हूं, मैं खुदकुशी कर लूंगी। उस वक्त तो मैं इस प्रतिशोध का प्यासा था। अब मेरे ऊपर वासना का भूत सवार हुआ। मैं बहुत दिनों से दिल में लुइसा की पूजा किया करता था, लेकिन अपनी बात कहने का साहस न कर सकता था। अब उसको बस में लाने का मुझे मौका मिला। मैंने सोचा, अगर यह उस राजपूत सिपाही के लिए जान देने को तैयार है तो निश्चय ही मेरी बात पर नाराज नहीं हो सकती। मैंने उसी निर्दय स्वार्थपरता के साथ कहा, मुझे सख्त अफसोस है मगर अपने शिकार को छोड़ नहीं सकता। लुइसा ने मेरी तरफ बेकस निगाहों से देखकर कहा, यह है तुम्हारा आखिरी फैसला है? मैंने निर्दय निर्लज्जता से कहा, नहीं लुइसा, यह आखिरी फैसला नहीं है। तुम चाहो तो उसे तोड़ सकती हो, यह बिल्कुल तुम्हारे इम्कान में है। मैं तुमसे कितना मोहब्बत करता हूं, यह आज भी शायद तुम्हें मालूम न हो, मगर इन 3 सालों में तुम एक पल के लिए भी मेरे दिल से दूर नहीं हुई। अगर तुम मेरी तरफ से अपने दिल को नर्म कर लो, मेरी मोहब्बत को कद्र करो, तो मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। मैं आज एक मामूली सिपाही हूं, और मेरे मुंह से मोहब्बत का निमंत्रण पाकर शायद तुम दिल में हंसती होगी, लेकिन एक दिन मैं भी कप्तान हो जाऊंगा, और तब शायद हमारे बीच इतनी बड़ी खाई न रहेगी। लुइसा ने रोकर कहा, किरपिन, तुम बड़े बेरहम हो। मैं तुमको इतना जालिम न समझती थी। खुदा ने क्यों तुम्हें इतना संगदिल बनाया?
क्या तुम्हें एबिगैक्स औरत पर जरा भी रहम नहीं आता? मैं उसकी बेचारगी पर दिल में खुश होकर बोला, जो खुद संगदिल हो उसे दूसरों की संगदिली की शिकायत करने का क्या हक है? लुइसा ने गंभीर स्वर में कहा, मैं बेरहम नहीं हूं किरपिन। खुदा के लिए इंसाफ करो। मेरा दिल दूसरे का हो चुका। मैं उसके बगैर जिंदा ही रह सकती और शायद वह भी मेरे बगैर जिंदा न रहे। मैं अपनी बातें रखने के लिए अपने ऊपर नेकी करने वाले एक आदमी की आबरू बचाने के लिए अपने ऊपर जबरदस्त करके अगर तुमसे शादी कर भी लूं तो नतीजा क्या होगा? जोर जबरदस्ती से मोहब्बत नहीं पैदा होती। मैं कभी तुमसे मोहब्बत ना करूंगी। दोस्तों, आनी बेशर्मी और बेहाई का पर्दाफाश करते हुए मेरे दिल को बड़ी सख्त तकलीफ हो रही है। मुझे उस वक्त वासना ने इतना अंधा बना दिया था कि मेरे कानों पर जून तक न रेंगी। बोला, ऐसा मत ख्याल करो लुइसा, मोहब्बत अपना अपना असर जरूर पैदा करती है। तुम इस वक्त मुझे न चाहो, लेकिन बहुत दिन गुजरने पाएंगे कि मेरी मोहब्बत रंग लाएगी। तुम मुझे स्वार्थी और कमीना समझ रही हो। समझो, प्रेम स्वार्थी होता ही है, शायद वह कमीना भी होता है, लेकिन मुझे विश्वास है कि यह नफरत और बेरुखी बहुत दिनों तक न रहेगी। मैं अपने जानी दुश्मन को छोड़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा कीमत लूंगा जो मिल सके। लुइसा 15 मिनट तक भीषण मानसिक यातना की हालत में खड़ी रही। जब उसकी याद आती है तो जी चाहता है गले में छुरी मार लूं। आखिर उसने आंसू भरी निगाहों से मेरी तरफ देखकर कहा, अच्छी बात है किरपिन, अगर तुम्हारी ये इच्छा है तो यही सही। तुम वक्त जाओ, मुझे खूब जी भरकर रो लेने दो। ये कहते कहते कप्तान नाक्स फूट फूट कर रोने लगे। मैंने कहा, अगर आपको ये दर्द भरी दास्तान कहने में दुख हो रहा है तो जाने दीजिए। कप्तान नाक्स ने गला साफ करके कहा, नहीं भाई, वह किस्सा के पास जाता और उसके दिल से अपने प्रतिद्वंद्वी के ख्याल को मिटाने की कोशिश करता। वह मुझे देखते ही कमरे से बाहर निकल आती, खुश हो होकर बातें करती, यहां तक कि मैं समझने लगा कि उसे मुझसे प्यार हो गया है। इसी बीच यूरोपियन लड़ाई छिड़ गई। हम और तुम दोनों लड़ाई पर चले गए। तुम फ्रेंड्स गए, मैं कमांडिंग अफसर के साथ मिस्र गया। लुइसा अपने छाते ही रह गई। रॉजर्स भी उसके साथ रह गया। 30 साल के पास से बराबर हटाते रहे। मैं तरक्की पाकर लेफ्टिनेंट हो गया और कमांडिंग अफसर कुछ दिन और जिंदा रहते तो जुर्गतान हो जाता, मगर मेरी बदनसीबी से वह एक लड़ाई में मारे गए। आप लोगों को उस लड़ाई का हाल मालूम ही है। उनके मरने के 1 महीने बाद मैं छुट्टी लेकर घर लौटा। लुइसा भी अपने चा के साथ ही थी, मगर अफसोस अब न वह हुस्न थी न वह जिंदा दिली, खुलकर कांटा हो गई थी। उस वक्त मुझे उसकी हालत देखकर बहुत रंज हुआ। मुझे अब मालूम हो गया कि उसकी मोहब्बत कितनी सच्ची और कितनी गहरी थी। मुझे से शादी का वादा करके भी वह अपनी भावनाओं पर विजय न पा सकी थी। शायद इसी गम में कुट कुट कर उसकी यह हालत हो गई थी। एक दिन मैंने उससे कहा, लुइसा, मुझे ऐसा ख्याल होता है कि शायद तुम अपने पुराने प्रेमी को भूल नहीं सकी। अगर मेरा यह ख्याल ठीक है तो मैं उस वादे से तुमको मुक्त करता हूं। तुम शौक से उसके साथ शादी कर लो। मेरे लिए यही इत्मीनान काफी होगा कि मैं दिन रहते घर आ गया। मेरी तरफ से अगर कोई मलाल हो तो उसे निकाल डालो। लुइसा की बड़ी बड़ी आंखों से आंसू की बूंदें टपकने लगीं। बोली, वह अब इस दुनिया में नहीं है किरपिन। आज 6 महीने हुए वह फ्रांस में मारे गए। मैं ही उसकी मौत का कारण हुई। यही गम है। फौज से उनका कोई संबंध न था। अगर वह मेरी ओर से निराश न हो जाते तो कभी फौज में भर्ती होते। मरने ही के लिए वह फौज में गए, मगर तुम अब आ गए। मैं बहुत जल्द अच्छी हो जाऊंगी। अब मुझ में तुम्हारी बीवी बनने की काबिलियत ज्यादा हो गई। तुम्हारे पहलू में अब कोई कांटा नहीं रहा और न मेरे दिल में कोई गम। इन शब्दों में व्यंग भरा हुआ था, जिसका आशय यह था कि मैंने लुइसा के प्रेमी की है जान जी। इसकी सच्चाई से कौन इनकार कर सकता है? इसके प्रायश्चित की अगर कोई सूरत थी ताकि कि लुइसा की इतनी खातिरदारी, इतनी दिलजोई करूं, उस पर इस तरह न्यौछावर हो जाऊं कि उसके दिल से यह दुख निकल जाए। इसके 1 महीने बाद शादी का दिन तय हो गया। हमारी शादी भी हो गई। हम दोनों घर आए, दोस्तों की दावत हुई, शराब के दौर चले। मैं अपनी खुशनसीबी पर फूला नहीं समाता था और मैं ही क्यों, मेरे इष्टमित्र सब मेरी खुशकिस्मत पर मुझे बधाई दे रहे थे। मगर क्या मालूम था तकदीर मुझे यो सब्ज बाग दिखा रही है। क्या मालूम था कि यह वह रास्ता है जिसके पीछे जालिम शिकारी का जाल बिछा हुआ है। मैं तो दास्तों की खातिर तवाजों में लगा हुआ था। उधर लुइसा अंदर कमरे में लेटी हुई इस दुनिया से रुखसत होने का सामान कर रही थी। मैं एक की बधाई का धन्यवाद दे रहा था कि रॉजर्स ने आकर कहा,
किरपिन, चलो लुइसा तुम्हें बुला रही है। जल्द। उसकी न जाने क्या हालत हो रही है। मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। दौड़ता हुआ लुइसा के कमरे में आया। कप्तान नाक्स की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। आवाज फिर भारी हो गई। जरा दम लेकर उन्होंने कहा, अंदर जाकर देखा तो लुइसा कोच पर लेटी हुई थी। उसका शरीर ऐंठ रहा था। चेहरे पर भी उसी ऐंठन के लक्षण दिखाई दे रहे थे। मुझे देखकर बोली, किरपिन मेरे पास आ जाओ। मैंने शादी करके अपना वचन पूरा कर दिया। इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ और न दे सकती थी, क्योंकि मैं अपनी मोहब्बत पहले ही दूसरी की भेंट कर चुकी हूं। मुझे माफ करना, मैंने जहर खा लिया है और बस कुछ घड़ियों की मेहमान हूं। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। दिल पर एक नश्तर सा लगा। घुटने टेक कर उसके पास बैठ गया, रोता हुआ। बोला, लुइसा तुमने क्या किया? हाय, क्या तुम मुझे दाग देकर जल्दी चली जाओगी? क्या अब कोई तदबीर नहीं है? फौरन दौड़कर एक डॉक्टर के मकान पर गया। मगर जब तक उसे साथ लेकर आऊं, मेरी वफा की देवी सच्ची लुइसा हमेशा के लिए मुझसे जुदा हो गई थी। सिर्फ उसके सिरहाने एक छोटा सा पुर्जा पड़ा हुआ था, जिस पर उसने लिखा था, अगर तुम्हें मेरा भाई श्रीनाथ नजर आए तो उसे कह देना। लुइसा मरते वक्त भी उसका एहसान नहीं भूली। यह कहकर नाक्स ने अपनी वास्केट की जेब से एक मखमली डिबिया निकाली और उसमें से कागज का एक पुर्जा निकालकर दिखाते हुए कहा, चौधरी, यही मेरे उस अस्थाई सौभाग्य की स्मृति है जिसे आज तक मैंने जान से ज्यादा संभाल कर रखा है। आज तुमसे परिचय हो गए होगे, मगर शुक्र है कि तुम जीते जागते मौजूद हो। जीती जागते हो। यह अमानत तुम्हारे सुपुर्द करता हूं। अब अगर तुम्हारे जी में आए तो मुझे गोली मार दो, क्योंकि उस स्वार्गिक जीव का हत्यारा मैं हूं। यह कहते कहते कप्तान नाक्स फैलकर कुर्सी पर लेट गए। हम दोनों ही की आंखों से आंसू जारी थे, मगर जल्दी ही हमें अपने तात्कालिक कर्तव्य की याद आ गई। नाक्सा को सांत्वना देने के लिए मैं कुर्सी से उठकर उनके पास गया, मगर उनका हाथ पकड़ते ही मेरे शरीर में कंपी सी आ गई। हाथ ठंडा था, ऐसा ठंडा जैसा आखिर घड़ियों में होता है। मैंने घबराकर उनके चेहरे की तरफ देखा और डॉक्टर चंद्र को पुकारा। डॉक्टर साहब ने आकर फौरन उनकी छाती पर हाथ रखा और दर्द भरे लहजे में बोले, दिल की धड़कड़ा उठी। खट खट खट। यदि इस प्रस्तुति ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें,